हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए, कल मैंने एक वीडियो डाला था, वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें आपको हम करंट डेंसिटी भी बता दिए थे। यानी अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया है, करंट डेंसिटी तक हो गया है, यानी विद्युत धारा किसको बोलेंगे उसको समझने के लिए एक छोटा सा मैंने सॉन्ग भी गाया हुआ है ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। इस कंडीशन के बाद जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कंप्लीट कर लिए, इलेक्ट्रिक करंट में करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसका एसआई मात्रक, विमीय सूत्र, डायमेंशन, वो कौन सी क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली है। इसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, ये भी डिस्कस मैंने कर चुका हूँ उस वीडियो में। आगे के कंडीशन पर ध्यान देना है कि उसमें हमने ये चीज़ धारा के प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, ये भी चीज़ मैंने बता दिया है कि 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। सब लोगों को पता है उसमें विद्युत वाहक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगर किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ये भी चीज़ मैंने बता दिया है। तो करंट डेंसिटी हम लोग जान चुके हैं, यानी धारा घनत्व तो आपको बताया था कि J से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है I/A। ठीक है, ये फॉर्मूला शायद आपको याद होगा कि J बराबर करंट डेंसिटी, मैंने कल एक्सप्लेन किया था। और इस एक्सप्लेनेशन के बाद तो करंट डेंसिटी आपको बताया था कि इसको J से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 चीज मिला के बनता है I/A। मैंने एक बात बताया था आपको, और इसमें मैंने ये चीज बताया था कि ये वाला कौन, इसका ये सही मतलब विमीय सूत्र वगैरह सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ से अगर I पता करना है तो आपको बताए थे कि क्या करना पड़ेगा, यानी हम लिख सकते हैं J इंटू में क्या चीज A। ये बात आप समझ सकते हैं कि यहाँ दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जो करंट डेंसिटी है और ये एरिया जो देख रहे हैं एरिया वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, साथ में अगर एंगल से इसको रिलेट करें तो ये कॉस से ही रिलेट होगा, ये वाला। तो इसका ये सही मतलब विमीय सूत्र वगैरह सब लोग आप लोग जानते हैं। ठीक है, मैं आगे अब पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला चीज की एक चीज पर ध्यान देंगे कि जब विद्युत धारा की परिभाषा आप लोग सब लोग जानते हैं, तो जब किसी चालक में या किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो 2 तरीका से गतिशील होता है। या तो वो ताप के कारण वो गतिशील हो सकता है, और नहीं तो अगर उसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से आरोपित करते हैं किसी कंडक्टर को, माने किसी चालक को, तब भी उसके इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं। यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में भी इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, और जब चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में आरोपित करते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। एक चीज पर ध्यान देना है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में गतिशील हो जाते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के अंदर, अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में गतिशील हो जाते हैं तो यानी ताप के कारण, तो उसको बोलेंगे तापीय वेग, यानी थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन, मैंने किसी चालक के इलेक्ट्रॉन, अगर वो जब चालक को विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गतिशील हो जाते हैं, और वही वेग कहलाता है अनुगमन वेग, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक चीज पर ध्यान देना है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की परिभाषा मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप यहां से सुन के भी लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा होगा वीडियो, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है। जब आप लिखेंगे कि जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाता है, जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गतिशील हो जाते हैं, और उस वेग को ही अनुगमन वेग कहा जाता है। जैसा कि मैंने एक बात यहाँ पे बता दिया, अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वीडियो में मैंने 4 बात हम सीखेंगे। एक तो अनुगमन वेग क्या है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरा बात हम लोग देखेंगे कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। इस कंडीशन के बाद देखेंगे कि गतिशीलता क्या होता है, यानी मोबिलिटी। ये 4 चीजें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक चीज पर ध्यान देंगे। चलिए, अनुगमन वेग तो आप लोग समझिए गए होंगे। जब किसी चालक को
बाह्य विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक निश्चित वेग से गतिशील हो जाते हैं और उसको ही अनुगमन वेग कहा जाता है। अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो कभी आप रेलवे स्टेशन जंक्शन पे गए होंगे, जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि जब तक ट्रेन नहीं आती है तो जितने भी वहाँ के लोग होते हैं, माने वहाँ पे मौजूद लोग होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। कब तक? जब तक कि ट्रेन वहाँ नहीं पहुँची है। कोई कुछ खरीदने जाएगा, कोई कहीं घूमने जाएगा, कोई टहलने जाएगा, अलग अलग लोगों का अलग अलग वर्क होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही ट्रेन आती है तो दिल्ली जाने वाले लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं? गतिशील हो जाते हैं। वो क्या है? वहां पे जब एक दिशा में गतिशील हो गए तो वही है अनुगमन वेग। आज जब तक ट्रेन नहीं आई तो किसी का कोई फिक्स डायरेक्शन यानी फिक्स दिशा नहीं है। तो जब फिक्स दिशा नहीं है तो उसको तापीय वेग बोल सकते हैं। तापीय वेग आज जब एक ही दिशा में गतिशील हो गया तो उसको बोलेंगे हम लोग अनुगमन वेग। इस चीज पर आपको ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा परिभाषा देख लिए। अब इसका डेरिवेशन देखेंगे कि डेरिवेशन इसका कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए अनुगमन वेग ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फिगर बनाना पड़ेगा हम लोग को। कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान से उसको देखिएगा आप लोग। मैं एक फिगर बनाऊंगा इसको समझने के लिए। ठीक है, ये एक कंडक्टर, ये वाला फिगर आप ध्यान से देख सकते हैं। और इसको किया गया है एक सेल से इसको कनेक्ट किया गया है, जैसा कि मैंने इसमें दिखा। इसके बाद की बात करें तो इसका नाम डाल देते हैं। करंट की बात करें तो करंट की डायरेक्शन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला प्लस, ये करंट। ठीक है, इसका नाम भी, इस सिरे का नाम मैंने ए लिख दिया और इसका नाम हम बी। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई एल है, जो कि इसमें कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज, एक बात बता दिया, ये वाला हमारा क्या है? कंडक्टर है। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक चित्र आपको बढ़िया से इसको बना सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इस तरीका के एक कंडक्टर बनाएंगे और इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान। तो इसके बाद एक चीज पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा स्टेटमेंट लेके लेंगे तो और बढ़िया रहेगा कि माना कि एक चालक है जिसकी लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, और चालक की सिरों पर आरोपित विभवांतर कितना है? डी है। इतना आप लोग नोट कर लेंगे, फिर आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे के काम करते हैं। फिर से देखेंगे, माना कि एक चालक है, यह भी लिख सकते हैं कि ये भी एक जो दिख रहा है वो चालक। माना कि एक चालक है जिसका लंबाई कितना है? ए तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए, और चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर कितना है? भी। नेक्स्ट पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग ध्यान देंगे। विद्युत धारा की दिशा अगर क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और विद्युत बल जो है, माने इलेक्ट्रॉन कितना बल अनुभव करेगा, तो ये एक बराबर हम लिख सकते हैं माइनस ई इंटू कैपिटल ई। माइनस ई इंटू कैपिटल ई, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्मॉल ई जो है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कैपिटल ई है वो विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, याद कि किस विद्युत क्षेत्र में इसको, इस कंडक्टर को आरोपित किया गया है। ठीक है, अब सबको पता है कि एफ जो बनता है ये दो चीज मिला के बनता है। एफ बनता है एम ए, सब लोग को पता है। और एफ माने कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अब यहाँ से अगर हम चाहें कि थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की एक्सीलरेशन फाइंड करें यानी त्वरण, तो क्या लिखेंगे? माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन में कितना लिख सकते हैं हम लोग? एम। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। फिर से देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन कितना बल अनुभव करेगा, तो याद रखिए कि एफ बराबर माइनस ई इंटू कैपिटल ई। एफ बराबर माइनस ई इंटू कैपिटल ई। एफ बराबर सब लोगों को पता है, एफ दो चीज मिला के बनता है, द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, मास और एक्सेलरेशन।
तो यहां से क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम हो जाएगा। नेक्स्ट बात पर हम लोग को ध्यान देना है कि इसके बाद जब भी इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं किसी चालक के अंदर, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर गतिशील होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ समय तक एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं, माने टकराते नहीं है, कुछ समय बाद टकराते हैं। तो वो समय माने टकराने से पहले जितना दूर मतलब फ्री चलते हैं उसको श्रांति काल बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाउ का फॉर्मूला अगर हम देखें तो टाउ क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उस पर हम लोग को थोड़ा ध्यान। औसत श्रांति काल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए औसत श्रांति काल जैसे भी हम लिख सकते हैं इसको, टाउ बराबर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग एन मान सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट, ठीक है, प्लस टाउ एन हो गया। और यहाँ पे हम कितना से डिवाइड कर देंगे, एन से डिवाइड कर देंगे। तो ये रहा हमारा औसत, जो यहाँ पे बोल सकते हैं औसत टाइम पीरियड, माने एक तरीके से टोटल को काउंट करेंगे। ए इलेक्ट्रॉन इसमें गतिशील है मान लिया जाएगा, तो टोटल के रिलैक्सेशन पीरियड को जोड़ के और एन गतिशील है तो एन से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद अब गति के प्रथम समीकरण आप सब लोग जानते होंगे। गति के प्रथम समीकरण क्या होता है, तो v बराबर u प्लस ए टी, सब लोग को पता है। लेकिन यहां जब हमको, अब देखिए यदि इसका इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग अगर हम 0 मान लें, ठीक है, और ये कौन सी वेलोसिटी है, अनुगमन वेग है, तो इसको हम vd से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बाकी चीज एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं और ये वाला टाउ होगा हमारे पास, समझ रहे हैं। तो इस तरीका से vd का फॉर्मूला हमारे पास कितना आ जाएगा, आप समझ सकते हैं कि vd बराबर ए और ये क्या हो गया, टाउ, ए टाउ हो गया। आप समझने की कोशिश कीजिए, ए टाउ, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि vd बराबर, आप सब लोग को पता है कि ए का मान मैंने यहाँ निकाला है, आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। आप मान के लिखिएगा कि समीकरण 1 में ए और टाउ का मान रखने पर, ए और टाउ का मान रखने पर जैसे मान रखेंगे तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान है ई माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन में कितना हो जाएगा, एम। साथ में आप समझिए, साथ में क्या रखना है, ए के मान तो मैंने रख दिया समीकरण एक में, टाउ के मान मैंने टाउ रख दिया। तो कहने का मतलब कि अनुगमन वेग का तो फॉर्मूला मिल गया। इसको एक फॉर्म में और भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे इसको लिखेंगे आप समझिए कि माइनस ई के ई लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल ई के कैपिटल ई लिख सकते हैं, अपॉन में एम लिख सकते हैं। और जो ब्रैकेट की हम बात करें तो एक चीज पर आप ध्यान देंगे कि ये वाली जो, चलिए मार्जिन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, यहाँ पे इसका मान रख लेते हैं, कितना आ जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ एन अपॉन में कितना हो जाएगा, एन। तो ये रहा हमारा अनुगमन वेग, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए अभी तो मैंने कुछ खास नहीं किया है, बस अनुगमन वेग के लिए एक फार्मूला फाइंड किया है। कौन सा फार्मूला, कि vd बराबर माइनस ई इंटू माइनस ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू में टाउ अपॉन में क्या हो जाएगा, एम। यही है अनुगमन वेग का सूत्र, यही है अनुगमन वेग का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट बात हमारे पास अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध कैसे स्थापित करते हैं, थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। चलिए देखिए, मैं वीडियो बड़ा ना हो इसलिए कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और कम समय में ज़्यादा काम करना है। तो दूसरा क्वेश्चन जो अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध आपको आप स्थापित करना है, तो स्थापित करने के लिए चित्र यही बनाएंगे, इसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे एरिया मैंने डाल दिया, इसका एरिया कितना है, ये,
ठीक है, और मैंने ये चीज मिटा दिया, इस चालक का नाम मिटा देंगे, इससे कोई मायने नहीं, ठीक है। तो एरिया एक ए हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो गया और लंबाई इसका एल हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आप ध्यान से समझिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है, एकदम सिंपल, कम से कम समय में ज्यादा काम करना है। तो सबसे पहले फिगर बना लेंगे, फिगर बनाने के बाद सेम जो इसके पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि माना कि एक चालक है जिसकी लंबाई एल और क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, बाकी इलेक्ट्रॉन की दिशा और विद्युत धारा की दिशा आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो एक बात मैं बता दूं आपको, सबसे पहला चीज मैं बात बता दूं आपको कि क्या करना है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने का मतलब कि क्या है, यहाँ पे अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। तो धारा यानी आई, अनुगमन वेग का हो गया वीडी, यानी हम लोग लास्ट में जब फॉर्मूला ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, आई बराबर एन ई ए वी डी, यही ज्ञात हम लोग को करना है, यही अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध है। इसके बाद हम लोग को करना है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, दोनों हम लोग करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट यही वाला फॉर्मूला हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बताया कि चित्र बना लीजिएगा, चित्र बनाने के बाद स्टेटमेंट जो इसके पहले तुरंत हम लिखे थे वही स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि माना कि एक चालक है जिसकी लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है, और इसके सिरों पर क्या किया गया, भी विभवांतर अर्पित किया गया। तो यहाँ पे एक चीज पर ध्यान देंगे कि चालक का अगर हम आयतन देखें तो आयतन कितना होगा, V बराबर ए इंटू एल, समझने की कोशिश करेंगे। V क्या है, V यहाँ पे आयतन है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि आयतन 3 गो क्वांटिटी मिला के मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो यहाँ एरिया में 2 गो और 1 यानी 3 गो क्वांटिटी हो गया, तो यहाँ आयतन निकल गया चालक का, ठीक है। आयतन निकालने के बाद एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, किसी चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी NaL। इन माने क्या चीज, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए माने क्षेत्रफल और एल माने उसकी लंबाई। तो यहाँ पे आयतन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके बाद के कंडीशन पर ध्यान देना है कि उसमें आवेश कितना प्रवाहित होगा। तो आवेश का मान जो होता है ये 4 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो सब लोगों को पता है ए और एल, इस चीज पर आपको ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद की कंडीशन पर ध्यान देंगे कि पहले आयतन, फिर एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर आवेश, ये 3 चीज आप पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद के कंडीशन पर ध्यान देना है कि यदि इलेक्ट्रॉन यदि VD वेग से गतिशील हो, कितना से गतिशील हो, VD वेग से गतिशील हो, तो एल दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। सबको पता है कि V बराबर S/T होता है, यानी टाइम ज्ञात करना हो तो दूरी में वेलोसिटी से डिवाइड कर देते हैं, दूरी में वेलोसिटी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसे आप डिवाइड कर देंगे तो T बराबर L/VD आ जाएगा। अब क्या है कि यदि इसमें परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो सबको पता है कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q/T, I बराबर Q/T होता है। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब समीकरण 1 में Q और T का मान रखना है, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं कि समीकरण, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में क्या चीज, 1 में Q तथा किसका मान रख देना है, T का मान रखने को, जैसे आप मान रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, धारा I है, I यानी क्या क्या मिला के बना है कि Q/T है। Q का मान हमारे पास कितना है, NeAl, तो यहाँ पे लिखेंगे Ne, ठीक है, NeA और ये क्या हो गया L, अपॉन में कितना T है, T का मान कितना है L/VD, VD इसको ऊपर कर देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला, अभी L कहाँ आ जाएगा, नीचे, VD कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब देखिए L से L का हो गया कैंसिल, जैसे L से L कैंसिल हो गया तो I बराबर कितना हो जाएगा, NeA और ये क्या हो गया VD। तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध क्या होगा, तो I बराबर NeAVD।
यही संबंध होता है, जैसा कि मैंने प्रूव कर दिया। यानी जो धारा का मान होता है वो कौन कौन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो धारा का मान डिपेंड करता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, धारा का मान डिपेंड करता है चार्ज, ठीक है, चार्ज तो फिक्स होता है एक क्षेत्रफल पे और अनुगमन वेग पे। यानी कहने का मतलब ये चीज कि जब कोई चालक अगर हम खरीद लेते हैं तो वहां पे ये फिक्स हो जाता है और ये तो फिक्स होता है, ये भी फिक्स होता है। एक चीज डिपेंड करता है, यानी करंट डिपेंड करता है हमारे पास Vd के ऊपर, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग। ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम तो ये कम। याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा का संबंध कैसे होता है, तो कैसे आप बताएंगे, आप थोड़ा यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट पर ध्यान देना। अभी तुरंत हम लोगों ने फाइंड किया, अभी हम क्या करना है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। एकदम सिंपल है, याद रखिएगा। सबसे पहला चीज अभी तुरंत हम लोगों ने फाइंड किया है कि I बराबर NE A और ये Vd, सब लोग को पता है। और हम लोग जानते हैं कि धारा घनत्व यानी J बराबर दो चीज मिला के बनता है I अपॉन में कितना A। इसको क्या कीजिएगा, समीकरण 1 एकदम शॉर्टकट लिख सकते हैं यहाँ से एकदम कि वी नो दैट, यानी हम लोग जानते हैं कि I बराबर इतना होता है। अभी तुरंत हमने प्रूव किया J बराबर इतना होता है। अब इसको समीकरण 1 मान के लिखेंगे कि समीकरण 1 में किसका किसका मान रखना है, I तथा A का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर जैसे मान रखेंगे हम समझने की कोशिश कीजिए। I का मान कितना है, NE A और कितना Vd अपॉन में कितना A हो गया, A से A का हो गया, मर गया। अब J बराबर कितना हो जाएगा, NE Vd। समझिए यहाँ पे, यानी धारा घनत्व, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये भी कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं, कुछ खास नहीं कर, एकदम शॉर्टकट। अगर 2 नंबर में पूछा गया है, नहीं तो अगर बड़ा में 5 नंबर में पूछा गया है, तो पहले आपको जिस तरीका से मैंने यहाँ तक आया, पहले वहां तक आना पड़ेगा। आप फिर लिखेंगे कि J बराबर इतना, तब I का मान रखेंगे तब इतना आएगा। यानी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो इस तरीके से बना सकते, एकदम शॉर्टकट। यदि बड़ा में पूछ दिया गया तो पहले आप यहाँ आएंगे, आप फिर उसको, अब यहाँ पे भी देखेंगे तो J का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, धारा घनत्व का मान डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, अनुगमन वेग। यदि वेग ज्यादा तो J ज्यादा, यानी धारा घनत्व ज्यादा, वेग कम तो ये कम। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये बात पूछा जाता है कि अनुगमन वेग बढ़ जाने पर धारा घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रखेंगे, अनुगमन वेग यदि बढ़ जाए तो अनुगमन वेग बढ़ जाए तो क्या चीज, धारा घनत्व का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस पर ध्यान देना। आप चौथा बात पर ध्यान देना, थोड़ा ध्यान। चलिए लास्ट क्वांटिटी पर डिपेंड यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। गतिशीलता क्या होता है, गतिशीलता तो सबसे पहले गतिशीलता को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 चीज मिला के बनता है, एक तो अनुगमन वेग और एक होता है विद्युत क्षेत्र। यानी अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही गतिशीलता कहा जाता है। यहाँ पे आप गतिशीलता को ठीक से देख सकते हैं। गतिशीलता क्या है, अगर इसका ए साई मात्रक आप बताना चाहते हैं तो सब लोग को पता है इसका ए साई मात्रक क्या होगा, Vd है, मान वेलोसिटी है, तो इसका क्या होता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड होता है, सब लोग को पता है। आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, ये होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आगे की कंडीशन पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसको आप पर न्यूटन मीटर, ठीक है, कूलम पर सेकेंड, इसका ए साई मात्रक हो गया। विमीय सूत्र बताना चाहते हैं तो विमीय सूत्र सब लोग को पता है कि यहाँ पे कैसे बनेगा। तो Vd का क्या होता है, Vd का होता है Lt की पावर -1, ठीक है। और यहाँ पे E है ना, तो E 2 चीज मिला के बनता है। ये एक तो L T के पावर -3 E के पावर -1, ये होता है किसका, आप देख सकते हैं ये वाला। अब दोनों को आप हल कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा। दोनों को जैसे हल करेंगे
तो n के पावर -1, उसके बाद l के पावर, आप ठीक से देख सकते हैं, l से l का हो जाएगा, ऊपर जाएगा खत्म। उसके बाद की कंडीशन ध्यान देना है, t ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो t के पावर -2 और e के, यहाँ पे समझिए प्लस में। तो चलिए, ये वाली सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप 1-2 बार वीडियो को देखिए, व्हाट्सएप पर भी इस बात को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।